आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मृदाक्षरण, सोइल इरोजन। देखो नाम से ध्यान चल रहा है मृदाक्षरण यानी मृदा अपरदन। मृदाक्षरण की सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं कि भौतिक रूप से जल और वायु के द्वारा मिट्टी के कण एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, मृदाक्षरण। साधारण भाषा में हम देखते हैं कि जैसे आंधियां चलती है या बारिश होती है तो बारिश की वजह से जल के साथ या वायु के साथ अगर मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो वो कहलाता है मृदाक्षरण। ये तो थी इसकी परिभाषा। आगे इसका मृदाक्षरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। मृदाक्षरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, आपको लिखा हुआ दिख रहा है। एक तो होता है प्राकृतिक क्षरण और दूसरा होता है त्वरित क्षरण। दोनों में देखते हैं क्या अंतर है, क्या प्राकृतिक क्षरण होता है और क्या त्वरित क्षरण होता है। देखो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं प्राकृतिक क्षरण में। प्राकृतिक क्षरण वनस्पति युक्त मृदाओं में, यानी जो प्राकृतिक क्षरण मुख्य रूप से होगा वो कौन सी मृदाओं में होगा, जहां पर वनस्पति चाहे कुछ भी फसल है, घास फूस है, खरपतवार है, कुछ भी अगर उगे हुए हैं तो उन मृदाओं में जो होने वाला क्षरण होता है वो कौन सा होता है, प्राकृतिक। यानी प्राकृतिक मृदा क्षरण वनस्पति युक्त मृदाओं में होता है, पहला पॉइंट। और त्वरित इसका अपोजिट हो जाएगा वनस्पति विहीन मृदाओं में। अब ये तो था वनस्पति युक्त, ये हो गया वनस्पति विहीन, जहां पर वनस्पति नहीं होगी या एक ऐसी वनस्पति जहां पहले वनस्पति तो थी लेकिन पशुओं द्वारा उसको समाप्त कर दी गई, तो उन मृदाओं में कौन सा चरण होता है, त्वरित। दोनों में अंतर हो गया, वनस्पति युक्त मृदाओं में प्राकृतिक चरण और वनस्पति विहीन मृदाओं में त्वरित। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है, प्राकृतिक चरण की जो गति होती है वो धीमी होती है, यानी धीमी धीमी रफ्तार से जो क्षरण होगा वो होगा प्राकृतिक। एक यहाँ पर त्वरित। त्वरित जो क्षरण होगा वो तीव्र गति से, यानी उसकी जो अपरदन की गति है वो तेज होगी। तीसरा है प्राकृतिक क्षरण को मनुष्य द्वारा रोका नहीं जा सकता, यानी प्राकृतिक क्षरण जैसे होगा मनुष्य उसको रोक नहीं सकता। जिस प्रकार से मिट्टी का कटाव होता रहेगा वो वैसे ही होता रहेगा। यहाँ पर त्वरित में मनुष्य द्वारा कम किया जा सकता है। देखो रोक तो इसको भी नहीं सकते, मनुष्य द्वारा थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल किया जा सकता है, बाकी रोका तो त्वरित को भी नहीं जा सकता। लास्ट अंतर है मृदा कटाव है मृदा निर्माण बराबर, यानी प्राकृतिक जो क्षरण होता है उसमें जितनी मृदा एक स्थान से कटकर चली गई उतनी मृदा का निर्माण पीछे से वापस हो जाएगा, यानी जितना मृदा का कटाव हो रहा है उतना ही मृदा का निर्माण हो रहा है। यह तो था प्राकृतिक में। कृत्रिम में क्या है, त्वरित में क्या है, मृदा कटाव अधिक और मृदा निर्माण कम, यानी मिट्टी का कटाव तो अधिक होगा और जो मिट्टी का जो वापस निर्माण होगा वो प्राकृतिक की तुलना में कम होगा। ये इसके 4 अंतर थे, यानी प्राकृतिक चरण और त्वरित चरण में चारों वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है। ये तो हो गया मृदा चरण के प्रकार, 2 प्रकार का, एक तो प्राकृतिक एक त्वरित। अब हम साधारण भाषा में देखते हैं कि जो मृदा अपरदन मृदा क्षरण होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। जनरली हम आराम से इसको देख सकते हैं, एक तो होता है जल द्वारा और एक होता है वायु द्वारा। ये 2 ऐसे घटक ऐसी शक्तियां हैं मृदा क्षरण की जिनके द्वारा ये क्षरण होता है। इसको आपको याद रखना है कि मृदा क्षरण की शक्तियां, यानी ये 2 प्रकार से हो रहा है, एक तो जल द्वारा और दूसरा वायु द्वारा। मृदा क्षरण की शक्तियां कौन कौन सी है, मृदा क्षरण की 2 शक्तियां हैं, एक तो जल एक वायु। फिर इनके अलग अलग है, जल द्वारा जो मृदा क्षरण होता है वो कितने प्रकार से होता है, वायु द्वारा जो मृदा क्षरण होता है वो कितने प्रकार से होता है। शक्तियां हो गई जल। अब इनको हम एक एक अलग अलग ले लेते हैं ताकि आपकी अच्छा समझ में आ जाए। सबसे पहले जल क्षरण के प्रकार, यानी जो मृदा क्षरण की जो जल द्वारा शक्ति है उनके द्वारा किन किन प्रकार से मृदा का क्षरण होता है। सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पर बौछार क्षरण। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं। जल क्षरण के जो प्रकार है ये 5 प्रकार है, यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल रहे हैं, नाम बोल रहा हूं। सबसे पहले है बौछार क्षरण, दूसरा है
परत चरण, तीसरा है रील चरण, चौथा है अवनालिका चरण और पांचवा है खड़ चरण। जल चरण की ये जो अवस्था है इनका क्रम ऐसे के ऐसे आपको याद होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जल चरण के अलग अलग प्रकार है। अगर धीमी गति से बरसात हो रही है या पानी आया तो सबसे पहले बौछार होगा। जैसे जैसे वर्षा की या पानी की बूंदे या जैसे जैसे इनका प्रकोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इनका प्रकार भी अधिक से अधिक बढ़ता जाएगा। तो ये जल चरण के जो ये 5 प्रकार है, ये 5 टाइप्स है, इनकी अवस्था है और ऐसे कैसे ये क्रम में आपको याद करना है इनके नाम ना। इसी प्रकार से वायु चरण के प्रकार। वायु चरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है उच्छलन, एक होता है निलंबन, एक होता है सतह सर्पण। यानी जो वायु चरण होगा ये 3 जो टाइप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, मिट्टी के कणों के आधार पर। अगर मान लो मिट्टी के कणों का जो व्यास है उनकी साइज है कम होगी तो कौन सा चरण होगा, अगर मिट्टी के कण अधिक बड़े मात्रा में तो कौन सा चरण होगा। कुल मिलाकर वायु द्वारा जो चरण होता है वो भी 3 प्रकार से होता है, उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण। यानी साल्टेशन, सस्पेंशन और सरफेस क्रीप। ये थे मृदा चरण की शक्तियां और मृदा चरण का प्रकार। अब इनको हम अलग अलग ले लेते हैं कि जैसे बौछार है, परत है, तो इनका विस्तृत वर्णन पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमारा है बौछार चरण। जल चरण में जो हमारा पहला था वो था बौछार चरण। सबसे पहले मैंने वहां पर बताया आपको कि इनके जो क्रम है वो ऐसे के ऐसे जैसे लिख रहे गए वैसे के वैसे याद रखना है। सबसे पहले आ जाएगा इसमें बौछार चरण। यहां पर लिखा हुआ है यह जल चरण की प्रारंभिक अवस्था है, जब बिल्कुल धीमी मात्रा में जब जल की बूंदें मृदा पर गिरे तो उन बूंदों के साथ जो मृदा कण इधर उधर छिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कोई भी बूंद, एक बूंद आपने डाली और जिस बूंद को वहां पर जो बूंद पड़ी वहां से जो मृदा कण इधर उधर हुए वो कौन सी अवस्था में आएंगे, वो बौछार में। एक तो ये याद रखना है, दूसरा याद रखना है कि जल चरण की पहली अवस्था कौन सी है। जल चरण की पहली अवस्था है बौछार चरण। दूसरा आता है परत चरण। जब मान लो वर्षा की जो मात्रा है वो थोड़ी तेज गति से हो गई, यानी उसका जो प्रभाव है वो थोड़ा तेज गति से बरसात हो गई तो ये एक पतली परत के रूप में मिट्टी बहकर चली जाएगी। यानी जो ऊपर की जो परत है वो जल के साथ बहकर चली जाएगी, उसे क्या कहते हैं, परत। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता की दृष्टि से सबसे हानिकारक चरण कौन सा है, परत चरण। यानी मृदा उर्वरता, जब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, तो अगर मृदा की उर्वरता चली जाएगी तो उसमें कुछ भी तत्व बचेंगे नहीं। यानी परत चरण में मृदा में जो जितने भी पोषक तत्व है वो बहकर चले जाते हैं। इसलिए मृदा उर्वरता की दृष्टि से सबसे हानिकारक चरण कौन सा है, परत। तीसरा है रील चरण। खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है। रील चरण में क्या होता है कि वर्षा की जो प्रभाव रहता है वो और तेज गति से रहता है, तो इसमें क्या होता है, खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाएगी, लेकिन जब भी हम मृदा की जुताई करेंगे तो वो नालियां वापस बराबर हो जाएगी। यानी हमारे को पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर नालियां बन गई थी। तो रील चरण होता है, उसमें खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है जो जुताई कार्य में वापस समाप्त हो जाती है। इससे आगे अवनालिका। देखो एक चीज यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखनी है, आपके क्वेश्चन आ जाए कि रील चरण की बढ़ती हुई अवस्था कौन सी है, तो रील चरण की बढ़ती हुई अवस्था अवनालिका, अवनालिका चरण की बढ़ती हुई अवस्था खड़ चरण। जैसे जैसे बरसात का प्रभाव मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये अवस्था भी बढ़ती जाएगी। अवनालिका में क्या होता है, खेत में अत्यधिक गहरे गड्ढे बन जाते हैं जो जुताई कार्य में समाप्त नहीं हो सकते। रील में तो क्या पढ़ रहे थे कि खेत में छोटी छोटी नालियां बन जाती है जो जुताई कार्य में वापस समाप्त हो जाती है, लेकिन अवनालिका में इतने गहरे गड्ढे बन जाएंगे कि जब मृदा की जुताई करेंगे तो वो वापस समतल नहीं होंगे। इसके आगे खड़ चरण, जल चरण का सबसे विकराल रूप है, अवनालिका का बढ़ता हुआ रूप है। यानी जल चरण की ऐसी अवस्था जिसमें कृषि कार्य नहीं कर सकते। खड़ चरण ऐसा है जिसमें खेत में इतने अत्यधिक गहरे गड्ढे बन जाते हैं कि उसमें जुताई कार्य करना या बुआई कार्य करना संभव नहीं है।
तो जल क्षरण की ये 5 अवस्था थी जो अलग अलग थी। इसी के आगे हमारा वायु क्षरण के प्रकार। वायु क्षरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का पहले हमने पढ़ लिया है। एक होता है उच्छलन, दूसरा होता है निलंबन, तीसरा होता है सतह सर्पण। वायु क्षरण में क्या होता है, मिट्टी कणों का व्यास साइज के अनुरूप, यानी मिट्टी के कण इधर उधर हो रहे हैं, तो वो कौन सी अवस्था में आएंगे, वो आएंगे मृदा क्षरण की वायु अवस्था में। सबसे पहले ले लेते हैं हम उच्छलन। उच्छलन में जो मृदा कणों का व्यास रहता है वो रहता है 0.1 mm से 0.5 mm के बीच। इंपोर्टेंट है, 0.1 से 0.5 mm के बीच व्यास वाले मृदा कणों का क्षरण कौन सी अवस्था में होता है, उच्छलन। और इसके द्वारा लगभग 70 से 75% नुकसान होता है। यानी सबसे ज्यादा जो वायु क्षरण की अवस्था है, सबसे ज्यादा नुकसान होता है उच्छलन में, लगभग 70 या 75%। दूसरा है निलंबन। निलंबन में क्या होता है, मिट्टी कणों का व्यास 0.1 mm से कम होता है। यानी वायु क्षरण की ऐसी अवस्था जिसमें 0.1 mm से कम व्यास वाले कण इधर उधर होते हैं, कौन सी अवस्था कहलाएगी, निलंबन। और लगभग 5% नुकसान इसके द्वारा होता है। यानी निलंबन में जो मृदा का यानी अपर्दन होगा वो कितना होगा, 5%। तीसरा है हमारा सतह सर्पण। सतह सर्पण में क्या होता है, 0.5 mm से अधिक मृदा व्यास वाले कण इधर उधर होते हैं। यानी जिन मृदा कणों का व्यास 0.5 mm से अधिक होगा वो किसमें आएगा, सतह सर्पण में। और लगभग 25% नुकसान इसके द्वारा होता है। ये कंप्लीट चैप्टर था हमारा मृदा क्षरण। मृदा क्षरण की शक्तियां, मृदा क्षरण के प्रकार में प्राकृतिक त्वरित और शक्तियों में जल द्वारा और वायु द्वारा। यह तो कंप्लीट हो गया हमारा मृदा क्षरण। लेकिन मृदा अपर्दन, मृदा क्षरण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं मृदा संरक्षण। यानी मिट्टी को कटने तथा बहने से कैसे रोका जा सकता है, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसमें मृदा का कटाव रोका जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं मृदा क्षरण की परिभाषा। मृदा क्षरण के बाद में मृदा संरक्षण, यानी मिट्टी को कटने तथा बहने से कैसे रोक सकते हैं, उसे कहते हैं मृदा संरक्षण। मृदा क्षरण मिट्टी का कटाव और मृदा संरक्षण कटने तथा बहने से रोकना। तो आइए देखते हैं कि मृदा संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो, मृदा संरक्षण की 3 प्रकार की विधियां हैं। 3 प्रकार की विधियां आपको दिख रही है, यांत्रिक विधियां, कर्षण विधियां और वानस्पतिक विधियां। इन 3 विधियों के द्वारा आप मिट्टी को कटने तथा बहने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम अलग अलग ले लेते हैं। सबसे पहला हमारा यांत्रिक विधियां। यांत्रिक विधियों में सबसे पहले हमारा मृदा को समतल करना। देखो, अगर खेत की मिट्टी समतल नहीं है तो हमेशा समतल खेत रखना चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव कम से कम हो। दूसरा, मेड़बंदी करना। खेत के चारों तरफ मेड़बंदी कर देनी चाहिए जिससे कि मिट्टी या जो पोषक तत्व है वो खेत में ही रहे, यानी खेत से बाहर नहीं जाए। तीसरा है सीढ़ी नुमा खेती करना। इस प्रकार से खेती करो कि मिट्टी का कटाव कम से कम हो। ढाल के विपरीत हमेशा जुताई करनी चाहिए। अगला, क्यारी या थाले बनाना। खेत में क्या है, जगह जगह छोटी छोटी क्यारियां बना देनी चाहिए जिससे कि मिट्टी का कटाव कम से कम हो। यहाँ पर देखना, क्यारियां या जो थाले बनाते हैं वो बनाते हैं बेसिन लिस्टर। एक यंत्र आता है जो आपको मैं लिख करके बता देता हूँ। बेसिन लिस्टर की सहायता से क्यारियां या थाले बनाते हैं। बेसिन लिस्टर की सहायता से क्यारियां या थाले बनाए जाते हैं। फिर आगे की अधोमृदा की गहरी जुताई। मिट्टी की ज्यादा से ज्यादा गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे क्या है, वो अधिक से अधिक पानी का अवशोषण कर सके। अधोमृदा की गहरी जुताई किसके द्वारा करते हैं, सब सोइलर नाम का एक यंत्र आता है जो अधोमृदा की गहरी जुताई करने के काम आता है। तो मृदा संरक्षण की ये तो थी यांत्रिक विधियां। इसके बाद में है मृदा संरक्षण की कर्षण विधियां। कर्षण विधियों में सबसे पहले जैविक खाद का प्रयोग करना। खेत में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जितनी भी जीवांश खादें, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है या हरी खाद है, उनका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप प्रयोग कीजिए। दूसरा है फसल चक्कर अपनाना। वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप फसल चक्कर नहीं अपनाओगे
मृदा का क्षरण होता रहेगा, मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाएगी, मृदा का उत्पादन कम होगा। अगला मल्चिंग करके, मल्चिंग का मतलब होता है खेत को किसी जो ऊपरी सतह होती है उसको ढक देना, यानी आप घास फूस है या जो प्लास्टिक शीट है उसके द्वारा पूरे खेत को ढक देना क्या कहलाता है, मल्चिंग। ऐसा करने से भी मृदा का क्षरण कम से कम होता है। आगे मिश्रित फसलें बोना, मिश्रित फसलें यानी दो अलग अलग फसलों की एक साथ बुआई करना। मिश्रित फसलें बोने से भी मृदा का क्षरण कम से कम होगा, क्योंकि एक फसल तो ऐसी होती है जो कम जल का अवशोषण करती है, एक फसल ऐसी होती है जो अधिक जल का अवशोषण करती है, इसलिए मिश्रित फसलों की बुआई करनी चाहिए। भूपरिष्करण, भूपरिष्करण कहते हैं खेत में की जाने वाली समस्त कर्षण क्रियाएं, तो भूपरिष्करण भी अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए जिससे मिट्टी का कटाव कम से कम हो। आगे हमारी वानस्पतिक विधियां, वानस्पतिक नाम से ध्यान चल रहा है, घासें लगानी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए और वायुरोधी वृक्ष पट्टियां लगानी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे वृक्ष लगाओ जो मिट्टी हवा को कम करते हैं या मिट्टी का कटाव कम से कम हो सके। वायुरोधी जनरली क्या करते हैं, वायुरोधी वृक्ष पट्टियां खेत की उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगानी चाहिए जिससे मिट्टी का कटाव कम हो। तो ये तमाम चीजें थी जिससे मृदा संरक्षण को कैसे बचा सकते हैं, यानी मिट्टी के कटाव को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये आज का चैप्टर था हमारा मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण। बहुत ही छोटे शब्दों में शॉर्ट रूप में मेरे द्वारा समझाया गया है, अच्छी तरह से याद करना। धन्यवाद।